अच्छा सर, एक चीज तो है, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो ये वाली है कि आज भी अगर कोई हर्ड इम्यूनिटी की बात करता है तो वो साइंसदान नहीं है। सही है, हर्ड इम्यूनिटी नॉट मोर देन फॉल्स होप, बल्कि अब तो होप भी नहीं है, डिनाई कर चुकी है। WHO एक अदारा था, उसको भी हमारे पॉलिटिशियन ने मतलब है कि क्या मुतनाज़ा बना दिया है कि अब उसकी भी बात ना मानो, वो भी चीख रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में सर आपका क्या ख्याल है शाहिद भाई? हर्ड इम्यूनिटी, एक्चुअली आपने जो बात किया, आई आई टोटली एग्री विद दिस के स्पेशली इन दिस केस इट्स इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू एक्सेप्टेबल लेवल, क्योंकि यहाँ पे जितना भी इस पे काम अभी तक हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बेल्जियम की एग्जांपल देता हूँ, तो वो भी इस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने एट द एंड फाइंड किया जी अभी तक 2.1% लोग जो हैं उनमें हम ये फाइंड कर सके हैं एंटीबॉडी। हम्म। ठीक है। ये डाटा था 30 मार्च तक, और जी 14 अप्रैल तक उन्होंने कहा ये इंक्रीज हुआ है टिल 4.1%। जी। तो हर्ड इम्यूनिटी होती है ना, वो उसका लेवल काफी हाई होता है। इस लेवल मतलब अगर इतने अरसे में 3 माह हो गए हैं और इतने अरसे में हम इधर तक आए हैं, तो इट मीन्स के हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट एन ऑप्शन इन दिस केस। इसमें मैं अपनी रफ सी कैलकुलेशन दे दूं, मेरी मतलब लोग डरे ना, लेकिन मैं अपनी रफ सी कैलकुलेशन दे दूं। 3 से 4 दफा ये वायरस पूरी पॉपुलेशन के अंदर चक्कर लगाएगा, 80% लोगों को मारेगा, और उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी आएगी। ये इंतहाई मिस कैलकुलेशन की गई है, तो ये मजबूर कर देगी स्वीडन को जल्दी ही अपनी पॉलिसी से यू टर्न लेना। ये मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि ये इतनी खतरनाक चीज है। अब तो साइंस चीख रही है, मैं बस ये चाहता हूँ कि कॉम्पिटिशन जो बायोलॉजिस्ट है ना वो एक्यूरेट अंदाजा लगाए। अच्छा, थोड़ी सी आप बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए जी, म्यूटेशन ना भी हो ना, तो इसकी अब रिसर्च आ चुकी है कि ये हर्ड जो इम्यूनिटी है ना, इसकी बड़ी शॉर्ट टर्म है। मतलब मीजल्स के मुकाबले में हम देखें तो वो तो लाइफ लॉन्ग हो जाती है, हालांकि वो भी राम वायरस है। लेकिन इसकी जितनी भी अभी तक रिसर्च है, ये शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज हुई है, मैं रिकवर हो गया हूँ, मैक्सिमम हो सकता है महीने तक ये खत्म हो जाए, तो महीने के बाद बात दुख जाए दोबारा। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये दिन है, महीने भी नहीं है। चले सर, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी अच्छा, डालिएगा। शायद भी सवाल किया है फाहद नूर साहब हमारे दोस्त, उन्होंने इस्लाम वंडरफुल टॉक, आई वांटेड टू आस्क अबाउट द री इन्फेक्शन फ्रॉम दिस वायरस, व्हाट आवर एक्सपर्ट्स से अबाउट दिस। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया, और जो भाई साहब बात कर रहे हैं ये भी एग्जैक्टली इसी लाइन पे है कि ये जो री इन्फेक्शन और म्यूटेशन और एंटीबॉडी टेस्ट और ये सारी इम्यूनिटी, ये सारे मोरलेस एक ही उसमें आ जाएंगे। वो इस तरह कि जब हम देखते हैं कि म्यूटेशन हो रही है, म्यूटेशन में भी आप एक दो पॉइंट्स हम ओवरऑल अगर इसको देखें, एक म्यूटेशन होती है शायद उसका कोई इफेक्ट ना हो इन्फेक्शन पे या उसके एंटीबॉडीज पे, और दूसरी जो म्यूटेशन होगी जो कि उसके एपिटोप्स या आम जुबान में आप कह लें कि जिस प्रोटीन के साथ जो ह्यूमन सेल के साथ जाके बाइंड होगा, अगर उधर म्यूटेशन होगी देन इट डज मैटर। और उससे होगा क्या, नॉर्मली अगर वो सेल अगर जो वायरस है वहां पे जाके बाइंड होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज जो है वो बना देगा। अब होगा क्या कि हमारा जो बी सेल्स होगी या कह लें इम्यून सिस्टम है, एक तो एंटीबॉडी बना देगा, एक वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट मेमोरी सेल्स जो है वो बना देगा। जो एंटीबॉडीज होंगी वो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट होंगी, इमीडिएट आर्मी होगी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और जो मेमोरी सेल्स होंगे, अगर वो इन्फेक्शन दोबारा हुआ हमें, तो वो उस वक्त इमीडिएट जो एक्शन होगा वो मेमोरी सेल उसके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज जो हैं वो बना देंगी। अब अगर म्यूटेशन हो गई, जैसा कि भाई साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि म्यूटेशन हो गई उस हिस्से में, जो हिस्सा एपिटोप होता है जिसने जाके ह्यूमन सेल के साथ बाइंड होना होता है, अगर उसमें म्यूटेशन हो गई तो जो एंटीबॉडीज पहले से हैं, जो मेमोरी सेल पहले से हैं, वो अफेक्टिव, इतने ज्यादा अफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि अभी जो चीज उसके साथ जाके बाइंड हो रही है इट्स टोटली न्यू थिंग। उसको दोबारा से एंटीबॉडीज बनानी होंगी, मेमोरी सेल्स बनाने होंगे इस इन्फेक्शन के लिए। और उस इन दिस रिगार्ड इट विल बी टेकन एज टोटली अ न्यू इन्फेक्शन।
आप इसको री इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, आप इसको अगेन न्यू इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो स्ट्रेन जो पहले थी उस स्ट्रेन से ये स्ट्रेन अलग हो चुकी है, क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स में म्यूटेशन हो चुकी हैं। अच्छा, तो उस अगर इस तरह हो जाए कि ये इन्फेक्शन, अगर ये इतना ज्यादा इसमें म्यूटेशंस हो जाए, तो फिर री इन्फेक्शन भी होगा, और री इन्फेक्शन के बाद आपके हो सकता है आपकी इम्यूनिटी इसको दोबारा ओवरकम कर ले, हो सकता है ना हो। और अगर उसी जो पहले आपको इन्फेक्शन हुआ था, यस यस यस, आपको दोबारा री इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, ये जो नॉर्मल हमें हर साल जुकाम और खांसी होता है, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट इसके म्यूटेटेड जो हैं वो हर साल हमें एक से इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए बाज़ साल हमें इन्फेक्शन होता है वो बहुत हल्का होता है, बाज़ का जो होता है वो बहुत तेज होता है। इसकी रीजन भी यही है कि उसकी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में फुली तौर पे नहीं होती, पार्शली होती है। सेम यही लॉ इधर भी अप्लाई होगा कि फुल री इन्फेक्शन हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, मगर इसमें यह है कि री इन्फेक्शन में आपको आपकी जो ऑलरेडी इम्यूनिटी है, क्या वो उसको ओवरकम कर लेगी, या आपको दोबारा से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और दोबारा से न्यू न्यू इम्यूनिटी आप में वो आएगी। अच्छा सर, यहाँ से ना जनरल पब्लिक के लिए एक मैसेज निकलता है, जो मैं बात पहले करा। देखिए, अगर आपने दूर दराज जाना भी 3-4 दिन का वक्फा डाल के डाला करें। उसकी वजह ये वाली होती है कि ये जो आपका इम्यून सिस्टम जगह आप पहले जो इकट्ठा करके आए उसको खत्म कर ले, उसके बाद 3-4 दिन का वक्फा करें, फिर जाएं, फिर नया लेके आए, फिर खत्म करें। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ना, तो आपका इम्यून सिस्टम पागल हो जाएगा। मतलब आम लबाज में बात करूँ, तो ये इसको हीलिंग का टाइम लाजमी दें। मतलब है कि होता है नतीजे निकालना ना इन चीजों से, मतलब आम बंदे के लिए। तो ये थोड़ा सा टाइम पीरियड कर लें, कम से कम ना आपका इम्यून सिस्टम रिकवर हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ से इसी सिलसिले में क्वेश्चन करूंगा। आपने एक मुझे रिसर्च के बारे में भी बताया था कि एक रिसर्च आ चुकी है कि विद इन 1 पेशेंट ये जो रीप्रोग्रामिंग होती है इम्यून सिस्टम की, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये कितना खतरनाक एस्पेक्ट है सर। हाँ जी, हाँ, और ये जो बात अभी हुई है, इसमें ये एक बात मैं मेंशन करना भूल गया कि अभी तक सिर्फ एक पेशेंट इंडिया में हमें ऐसा मिला है कि उसमें जो म्यूटेशन हुई है वो उसकी एपिटोप में हुई है, जो बाइंडिंग उसकी डोमेन है उसमें हुई है। और दैट मीन्स कि अभी तक जो वैक्सीन तैयार हो के जो ह्यूमन ट्रायल में आ चुकी है, वो वैक्सीन उस आदमी पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। और अगर उस आदमी का वही उसने आगे इन्फेक्शन अपना आगे आगे होता गया, तो ऑब्वियसली उसकी जो बाइंडिंग डोमेन है वो टोटली जो है वो चेंज हो जाएगी, और ये एक नया नई स्ट्रेन या नया एक वायरस बन सकता है, एग्जैक्टली उसी तरह तरीके से जिस तरह ये कोरोना वायरस जो है ये बना है। बेसिकली ये जो वायरस है ये एक अकेला वायरस नहीं है, ये 2 वायरस इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने आपस में रिकम्बिनेशन की है, और उसके बाद ये रिकम्बिनेंट जो वायरस था ये एक इंसान में ट्रांसफर हुआ है, और इसके जो पहले होस्ट थे जहां ये दोनों वायरस इकट्ठे हुए हैं वो अननोन है अभी तक। तो ये भी इस तरह ही हुआ है ना कि उनमें आपस में रिकम्बिनेशन हुई है, एक न्यू वायरस बन गया, और अगर इसी तरह ये फैलता रहा, जैसा कि इंडिया में उन्होंने एक केस ढूंढ लिया है कि उसके एपिटोप में म्यूटेशन हुई है, तो अगर ये म्यूटेशन इसी तरह आगे फैलती रही तो वेरी सून देयर विल बी अनदर वायरस। इससे आगे थोड़ा सा मेरा फील्ड शुरू हो जाता है प्लांट ब्रीडिंग का। सर, प्लांट ब्रीडिंग में असल में क्या होता है कि हम 12 साल के अंदर ना ये जो नोवेलिटीज है इनको इकट्ठा करते हैं ना। सर, मुझे असल में क्वेश्चन किया गया कि देखो जी, फॉर एग्जांपल 1 इन बिलियन जो है ना वो लीथल पैदा होता है, तो बाकी जो है ना वो सारे नॉर्मल पैदा होते हैं। तो आखिर ये लीथल से इतने डरने की क्या बात है? वो बाकी तो इतने ज्यादा हैं, वो ज्यादा। पर उसका मैं थोड़ा सा जवाब ये दे दूं कि जो होता है ना नॉर्मल, जिसकी मोर्टेलिटी हाई नहीं, उसको आपका जिस्म जल्दी मार लेता है इम्यून सिस्टम ना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो लीथल हैं या जिनकी मोर्टेलिटी पहले के मुकाबले में ज्यादा, वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं, बेशक वो कम तादाद में भी पैदा हुए। यानी कि वही काम जो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर 12 साल में होता है, यहाँ पे वायरस की शक्ल में वो दिनों में हो जाता है। तो इस वजह से वहां पे एक नई वैरायटी निकल आती है, यहाँ पे एक नया वायरस निकल आता है,
और ये जो टाइम है जिसे सेकंड वेव का नाम दिया जाता है, ये कोई मंथ नहीं है। इसको कैलकुलेट जब तक सही तरह से नहीं पता चलेगा, ये आप मंथ नहीं कह सकते, ये हो सकता है डेज होना। तो इस वजह से, इस एंगल से अपने आप को मॉडिफाई करें। हुआ है कि जिन्होंने पहले ये सवाल पूछा था री इन्फेक्शन का, कि देन व्हाट अबाउट हर्ड इम्यूनिटी इफ म्यूटेशन आर कंटिन्यूस, क्या Okay. कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा सर, इसके बारे में ये वाली है कि हर्ड इम्यूनिटी और ये जो होती है ना री इन्फेक्शन, ये एक ही सिक्के के दो अपोजिट साइड्स हैं। इनमें किसी एक ने एक सच पैदा होना है। मसलन आप एक सिक्का उछाला है, या हेड आना है या टेल आनी है। हर्ड इम्यूनिटी और री इन्फेक्शन, इस ये एक ही सिक्के की दो मुख्तलिफ साइडें हैं। री इन्फेक्शन के होते हुए, स्पेशली जब स्पीड बहुत तेज होगी, मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं, जितनी इसकी स्पीड है ना, ये हर्ड इम्यूनिटी को आने नहीं देगी। मैं जैसे कह रहा हूँ कि अब कराची और लाहौर का वायरस ही मुख्तलिफ है, कोई चेक तो कर ले। मुख्तलिफ है तो हर्ड इम्यूनिटी, आप फॉर एग्जाम्पल एक जगह से हर्ड इम्यूनिटी ले भी आए लाहौर में, कराची से कोई बंदा आ गया, वो हर्ड इम्यूनिटी टूट गई उसी टाइम। तो ये दो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इसके अगर कोई डिटेल में डिस्कशन किसी दिन हम कर सकते हैं, लेकिन है कि हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि जो इन्फेक्शन बहुत स्पीड से फैलेगा उसमें शायद म्यूटेशन रेट कम होगा, और उस केस में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना बहुत आसान है। मगर इन दिस केस, क्योंकि इसमें म्यूटेशन रेट भी है और आप कह रहे हैं कि बहुत हाई है, तो इस केस में हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट एन ऑप्शन। हाँ, दूसरा एस्पेक्ट जैसे अभी उन्होंने ये बात की है कि ये फैलता बड़ी तेजी से है। सर, वो जो फैली है ना चीज, वो रिकवर हो चुकी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे 5-6 डे का जो लॉकडाउन था, उसकी वजह से हमें फायदा क्या हुआ है, हमने इतनी कुर्बानी दी, हमने 70% इलाके में यहाँ वायरस खत्म कर दिया या खत्म होने के करीब है। तो उसको जाया ना करें, उसको कैश करने की कोशिश करें। आप जाया कर रहे हो, समझ आइए वजह क्या है कि वो पहली जो थी ना इन्फेक्शन, वो खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है। अब नहीं जा रही है, फिर वो खत्म होगी, फिर नहीं जाएगी। तो ये नजले जुकाम वाला है, तो नजले जुकाम वाला, लेकिन अगर इसको मौका दिया जाए, इसकी मदद की जाए गई मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के जरिए, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम सिर्फ सार्स तक ही पहुंच गया, तो आपको पता चल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे अभी आपने बात किया था, क्योंकि मैं कभी वो ज्यादा डिटेल में कभी जाता ही नहीं अपनी ऑडियंस के साथ, कि ये दो मुख्तलिफ वायरसेस का कम्बिनेशन है, लेकिन ये बात कतन गलत है। कोई मिस इंफॉर्मेशन ना फैलाइएगा कि ये मतलब है किसी ने लैब में बनाया है, या मतलब है कि कोई ऐसे ही सोचा है। ये प्रूवन है कि ये स्पीशी बैरियर तो क्रॉस हुआ है, ये कंफर्म है। लेकिन है वो एक प्रोसेस एक दिन में नहीं हुआ, हो सकता है वो महीनों में हुआ हो। ये इसने एक नई चीज ले ली है कि जानवरों से इंसानों में, इंसानों से वापस जानवरों में, एक काफी देर ये काम होता रहा है। उसके बाद इसने ये शक्ल अख्तियार कर लिया। अब मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आता हूँ। आपने सुना होगा कि अभी कैट भी इन्फेक्टेड हुई है, टाइगर भी इन्फेक्टेड हुआ है, 2 पेट इन्फेक्टेड हो गए। इसका क्या मतलब है कि क्या अगर वो इन्फेक्टेड हो गया, तो क्या आपसे आपकी गाय इन्फेक्टेड नहीं हो सकती? क्या आपसे आपके मतलब है कि दूसरे पालतू जानवर हैं वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकते? अगर वहां से ये वापस आना शुरू हो गया, तो वो जो आया था वो तो आया ही था, ये एक नया भी चल सकता है। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी को, जब हम इस ओरिजिन की बात करते हैं ना कि ओरिजिनेट कैसे हुआ, तो वहां से कुछ नतीजे निकलते हैं जिनको हमें ट्रांसफर करना होता है अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की तरफ, कि हम अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को इसके मुखालिफ बनाए। दुनिया कोविड-19 की जब तक आपने स्ट्रेटेजी ना समझी और उसके मुताबिक काम ना किया, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये वाली है, मैं चूंकि डिटेल में आप क्वेश्चन इंशाल्लाह लेंगे, हमारे पास तो टाइम है, रमजान भाई मैं बोर हो रहे हूँ, तो एक बात यहां से मैं थोड़ी सी और भी करना चाहूंगा कि ये ना कहिए कि पार्शियल लॉकडाउन का फायदा नहीं है, स्ट्रिक्ट का फायदा नहीं है, स्मार्ट का फायदा नहीं है, लेकिन वो इलाज नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स है। सही है, लेकिन है कि अगर हम इफेक्टिव लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, जो कि होगा अकॉर्डिंग टू द आपका जो एनिमी है, जो उसके हथियार हैं, पहले उनको हथियारों को समझे और उसके मुताबिक अपनी मैनेजमेंट बनाए, इंशाल्लाह ये कुछ वायरस नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। चलें सर, आगे सवाल पे हैं तो मैं ये एक चीज ये मैं ऐड कर दूं कि ये मैंने बिल्कुल ये चीज नहीं मेंशन की कि ये जो वायरस है ये लैब में इन्होंने बनाया है। ये मैं जनरल पब्लिक की बात, मैं पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, आपके लिए नहीं, मैंने नहीं। यस यस एग्जैक्टली, ये बात बड़ी चल रही है। सर मुझे इसलिए दुख होता है ना, पढ़े लिखे दोस्त ने इसी फील्ड का जब ये करे, उसका बड़ा इफेक्ट होता है। आम पब्लिक तो ऑलरेडी बात नहीं समझ रही ना। तो इसलिए ये है कि मेरा ख्याल है कि ये चीज शायद हमेशा अननोन ही
रह रहेगा। जाएगी कि ये लैब में आया कि ये मतलब असल ओरिजिनली आया। हाँ, मगर ये चीज़ नोन हो चुकी है कि ये 2 डिफरेंट जो है थे, ये आपस में इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने मिल के एक वायरस बनाया है। और इसमें जो इसका वायरस का सीक्वेंस हुआ है, इसके जीनोम जो है वो 99% जो है वो मैच कर गया है उसके साथ, बैट के साथ। हम्म, मगर सरप्राइजिंगली जो जो इसकी बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कह लें कि जो इसका मेन चीज होती है, जो जाके ह्यूमन सेल के साथ बाइंड होती है, वो 99% मैच कर गया एक और एनिमल के साथ। हम्म। सो दैट वाज द बेसिस कि इनको ये शक या बात सामने आई कि ये 2 डिफरेंट एनिमल से एक में इकट्ठा हुआ है। अब ये नहीं इनको पता कि ये बैट में इकट्ठा हुआ है कि ये उसमें इकट्ठा हुआ है। इसका मेन जो है वो होस्ट क्या है, तो उधर इकट्ठे होके रिकम्बाइन होके फिर ये इंसान में ट्रांसफर हुआ है। ये फहद भाई का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंजीनियर है हमारे दोस्त हैं। इट मींस नो वैक्सीनेशन एंड नॉट इवन हर्ड इम्यूनिटी इज द पैनिका दो, सो व्हाट इज द फेट ऑफ अस एंड द वायरस? जी, ना ही कहते भी वैक्सीन ते ना ही हर्ड इम्यूनिटी ते करिएगी। सर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी वायरस नजले जुकाम से कुछ भी नहीं है, सिर्फ अथॉरिटीज को ये समझा दें कि लाहौर का और कराची का वायरस मुख्तलिफ है, और ये वायरस जिसको आप पकड़ने की कोशिश करते हो ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए, ये वो वाला वायरस नहीं है, सार्स मर्स का या कोई बैक्टीरिया नहीं है। ये वायरस जहां पे आप तलाश करते हैं उससे दूर जा चुका होता है। अगर ये दो चीजें आपने जेहन में रख लो तो आपको अपनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। मॉडिफिकेशन क्या करनी होगी? मैं जैसे कह रहा हूँ कि 5 से 6 वीक के अंदर हमने क्या हासिल किया, हमने अपने रिमोट एरियाज को पाक कर दिया। पाक अगर नहीं भी किया तो कम से कम फिर पाक करने के करीब है, क्लीन मतलब वायरस क्लियर करने के करीब है, तो उनको बचाओ। उसका एक है कि मिनिमम मिनिमम ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि बड़े शहरों का आप वहां से लोगों को बाहर ना जाने, ये मिनिमम है। तो वायरस के ऊपर आप काबू पा, इसके अलावा जो मर्जी करते रहो, विद द पैसेज ऑफ टाइम सूरत हाल बदतर से बदतर होनी है। लेकिन गवर्नमेंट डेफिनेटली एक अच्छी है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ खान साहब को, कि वो वायरस के सामने खड़े नहीं हुए। वो मतलब है कि बैंड हो जाते हैं फौरन, उन्हें पता चलता है कि अब लॉकडाउन की जरूरत है तो वो कर देते हैं। सही है, तो वो 2 चीजों के अंदर फंसे लोगों का ख्याल करें कि यार लाग बाकी ये परेशानी जिस दिन अथॉरिटीज ने समझ लिया 3 से 4 वीक में पाकिस्तान से वायरस 85% इलाकों से क्लियर हो जाएगा। जी, कल सब एडअप करें इसमें, वाकई बायस सही करें। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अच्छा, अभी मादरस से ये जो मौसमी गर्मा आ रहा है, इसके हवाले से भी कुछ था कि यार कोई गर्मी आएगी, कोई हालात बेहतर होंगे, कुछ इस हवाले में भी होप है कोई? इसमें सर थोड़ा-सा काम हुआ है और वो ये है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है, मगर जितना लोग अज़्यूम या होप कर रहे हैं शायद उतना ना हो। हम्म ऑब्वियसली इसकी इन्फेक्टिविटी वायरस की जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके जो है वो आधी रह जाएगी या थोड़ी कम हो जाएगी। मगर ये नहीं होगा कि 50 या 40 पे आगे ये वायरस जो है ये कंप्लीटली जो उड़ जाएगा, इस तरह नहीं होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट इस हद तक नहीं होगा। हाँ, इस हद तक लाजमी इफेक्ट है कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो लो हो जाता है। जी भाई साहब। ये इसको थोड़ा सा अगर ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब ये वाला है कि देखिए एक ऑलरेडी एक चीज की स्पीड है, चलो 1000 किलोमीटर पर घंटा, चलो वो बड़ी हम होपफुल रहे तो वो 100 किलोमीटर पर घंटा पे तो आ जाएगी। अब देखें कि आपके इर्द गिर्द अगर लोग ही इतने ज्यादा इन्फेक्टेड हैं तो वो 100 किलोमीटर पर घंटा भी मोर देन एनफ होगी पूरी पॉपुलेशन को दोबारा से री इन्फेक्ट करने के लिए।